हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है सीएमए फाइनल सीएफआर का एक छोटा सा, वैसे तो टॉपिक बहुत बड़ा है बट सीएमए फाइनल में उसका जो सिलेबस में आपके इतना बड़ा वो नहीं है, पोर्शन नहीं है, बहुत छोटा सा पोर्शन है। टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इंड एएस, 3 इंड एएस इसके अंदर लगते हैं। इंड एएस 32, 32, इंड एएस 107 और इंड एएस 109। इसकी रिवीजन करके चलेंगे, स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन करके चलेंगे ताकि आप लोगों को इस पे कॉन्फिडेंस आ जाए। तो 3 तरीके के स्टैंडर्ड इसके अंदर कवर है, 32, 107 और 109। 32 आपको क्या क्या बातें बताता है, ये आपको डेफिनेशंस बताता है और कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग बताकर के ये चलता है। 109 बताता है ये जो डेफिनेशन है इसके अंदर इनकी अकाउंटिंग कैसे होगी। जैसे डेफिनेशंस मतलब कि भाई डेफिनेशन उसने आपको बताया कि क्या, 32 ने आपको बताया क्या मतलब है फाइनेंशियल एसेट का, फाइनेंशियल लायबिलिटी का और इक्विटी का, क्या इनके अंदर डिफरेंसेस होते हैं। और कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग भी यही स्टैंडर्ड बताता है। 109 बताता है जो फाइनेंशियल एसेट यहाँ सीखी उसको अकाउंट फॉर कैसे करोगे, जो फाइनेंशियल लायबिलिटी यहाँ सीखी उसको अकाउंट फॉर कैसे करोगे, जो इक्विटी सीखा उसकी अकाउंटिंग ये नहीं बताता, वो भी यही बता देता है 32 कि उसका आपको कुछ भी नहीं करना है। 107 आपको बताता है डिस्क्लोजर्स के बारे में कि आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कौन कौन से डिस्क्लोजर्स देने हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को क्लासिफाई करा गया है 3 हिस्सों में, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी। इंडिया 32 इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करते हैं तो छोड़ दो। फाइनेंशियल एसेट का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात फाइनेंशियल सिंपल लेमैन टर्म में समझो। फाइनेंशियल फाइनेंशियल मतलब पैसे से, एसेट मतलब राइट, कोई राइट है आपके पास और वो पैसे से रिलेटेड है। कैश, कैश आपके पास जो पड़ा हुआ है, एक तरीके का आपके पास राइट है कि आप जो कैश होल्ड करते हो, जो जिस बंदे ने, जो आरबीआई गवर्नर ने साइन करे हुए हैं, तो वो आपके लिए लायबल है कि आपके पास जितना कैश है आप कंट्री के अंदर जाके उस कैश को इस्तेमाल करके कुछ खरीद सकते हो। टू हैव अ राइट टू आस्क समथिंग in return for a cash. So that is why we classify cash as a financial asset और obviously ये पैसे से related है। An equity instrument of another entity, अगर आप किसी और एंटिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, उसके इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वो भी आपका क्या आ जाता है, फाइनेंशियल एसेट। जैसे मान लो ए लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है डी लिमिटेड के अंदर, तो जो ए लिमिटेड के पास है वो क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल एसेट हो जाएगा। डी लिमिटेड के पास क्या होगा वो देखेंगे। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट का मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपके पास राइट होना चाहिए। किस चीज का राइट होना चाहिए कि आपको आपको या तो कैश रिसीव होगा या फिर कोई और अदर फाइनेंशियल एसेट। अदर फाइनेंशियल एसेट बोले तो कि वो कैश भी हो सकता है या फिर इक्विटी भी हो सकता है ऑफ अनदर एंटिटी। टू एक्सचेंज, कि आप एक्सचेंज करोगे फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी विद अनदर एंटिटी अंडर कंडीशन दैट आर पोटेंशियली फेवरेबल टू द एंटिटी। जो आपके लिए क्या है, पोटेंशियली फेवरेबल है। क्या है आपके लिए पोटेंशियली फेवरेबल, मतलब कि डेरिवेटिव, मतलब कि डेरिवेटिव। मान लो आपने इन्वेस्टमेंट करी किसी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट में, कॉल ऑप्शन के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो और उसका दाम बढ़ जाता है और आपके पास अब आपको लग रहा है कि भाई आपने 100 रुपए पे खरीदा था, आज की डेट में दाम 100 है, तो आपको डिफरेंस 20 रुपीज आएंगे, तो वो फेवरेबल हो गया आपके लिए। तो वो डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट मेरा क्या आपका क्लासिफाई होता है, फाइनेंशियल एसेट। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सीधा क्वेश्चन है, बट मैं आपको एक फील देना चाह रहा हूँ कि भाई साहब क्या मतलब होता है। ये चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं मोटी मोटी बात बताऊं तो फाइनेंशियल एसेट का मतलब क्या है, फाइनेंशियल एसेट का मतलब है कि भाई फाइनेंशियल एसेट के अंदर कैश आ जाएगा, फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्टमेंट आ जाएंगी कि आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है किस में, डेट के अंदर या फिर इक्विटी के अंदर, वो दोनों ही इसके अंदर कवर हो जाएंगी, वो आपकी फाइनेंशियल एसेट के अंदर कवर हो जाएंगी। तीसरा, अगर हम बात करें ओन इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। अगर हम बात करें ओन इंस्ट्रूमेंट की, कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा है उसके अंदर आपको खुद के ही इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे। खुद के इंस्ट्रूमेंट मतलब ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का मतलब हो गया, ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट लिख देते हैं और स्पेसिफिकली ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ पे डेट भी लिख देते हैं। ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हो गया कि भाई साहब आपको बदले में आपकी ही कंपनी के शेयर मिलने वाले हैं जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो उसके तहत। तो ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, यदि वो कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव है तो दो चीजें फिक्स होनी चाहिए। पहला क्या, नंबर ऑफ शेयर
फिक्स होने चाहिए और अमाउंट भी फिक्स होना चाहिए। ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, ये दोनों चीजें फिक्स होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें फिक्स हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो फिर वो क्या है, इक्विटी है। अगर वो फिक्स है, यस, तो वो क्या है, इक्विटी। और यदि वो फिक्स नहीं है, नो, तो वो क्या है, फाइनेंशियल एसेट, तो वो है डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट। सिमिलरली अगर वो नॉन डेरिवेटिव है तो इसके केस में सिर्फ एक ही चीज फिक्स होनी चाहिए, वो है नंबर ऑफ शेयर। जो आपने नंबर ऑफ शेयर रिसीव करने हैं वो क्या होने चाहिए, फिक्स होने चाहिए। अगर ये फिक्स हैं तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इक्विटी। और अगर ये फिक्स नहीं है तो ये बन जाएगा डेट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिक्स्ड टेस्ट, और इसको बोलते हैं फिक्स्ड टू फिक्स्ड टेस्ट। फिक्स्ड टेस्ट और फिक्स्ड टू फिक्स्ड टेस्ट। तो ये सिंपल सा मतलब है आपके फाइनेंशियल एसेट का। ठीक, फाइनेंशियल लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना भाई। फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी के अंदर एक ही चीज का फर्क है, वो है ऑब्लिगेशन। अगर आपके पास किसी भी चीज की ऑब्लिगेशन है तो वो आपकी लायबिलिटी है, और अगर आपके पास ऑब्लिगेशन नहीं है तो वो आपकी, आपके पास ऑब्लिगेशन है, आपने अपने दोस्त से पैसे उधार लिए, अब आप कह रहे हो कि तेरी ऐसी की तैसी, देंगे नहीं देंगे, देंगे, मांग के दिखा, तो आपको देने की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तो आपने जो दोस्त से पैसे उधार दिए वो क्या बन गया, इक्विटी बन गया। सिमिलरली अगर आपने अपने फादर से पैसे उधार दे रखे हैं बट वो आपको लौटाने पड़ेंगे, तो वो आपके लिए क्या बन गया, वो आपके लिए ऑब्लिगेशन बन गया। सिंपल मतलब क्या है, ऑब्लिगेशन का। तो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन अगर आपके पास है कि आपको डिलीवर करना है कैश या फिर कोई और फाइनेंशियल एसेट किसी एंटिटी को, या फिर एक्सचेंज करना है फाइनेंशियल एसेट पोटेंशियल अनफेवरेबल कंडीशन, वो अगर डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी का केस है। और अगर ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की बात है तो फिक्स और फिक्स टेस्ट इसके अंदर बिल्कुल सेम है। ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में फिक्स और फिक्स टू फिक्स टेस्ट सेम है, वो आप अप्लाई करके चलोगे। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है कि ऑब्लिगेशन नहीं होनी चाहिए। इफ बोथ ए एंड बी आर सेटिस्फाई, ये छोड़ दो, बोथ ए एंड बी आर सेटिस्फाई कि इंस्ट्रूमेंट हैज नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, कि आपको ना तो कोई कैश देना है, ना ही कोई फाइनेंशियल एसेट देनी है, और ना ही कोई कुछ एक्सचेंज करना है। और अगर ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है तो यहाँ पे वही फिक्स टू फिक्स वाली कहानी को ही एक्सप्लेन किया गया जो मैंने आपको चार्ट के थ्रू समझा दिया। आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है वैसे तो, आपको इसी से समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको सिंपल सी बात क्या बताई कि भाई साहब क्या मतलब है फाइनेंशियल एसेट का, फाइनेंशियल एसेट मतलब है कि पैसे से रिलेटेड कोई राइट आपके पास है, कैश। अगर आपके पास इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इन्वेस्टमेंट इन डेट कर रखी है, किसी और कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो वो भी फाइनेंशियल एसेट है, बिकॉज यू हैव अ राइट टू रिसीव कैश ना, यू हैव अ राइट टू रिसीव कैश। तो इसलिए कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश के अंदर वो कवर हो जाएगा। या फिर अगर आपके पास राइट है किसी इक्विटी का, तो वो भी कहाँ कवर हो जाएगा, फाइनेंशियल एसेट के अंदर ही कवर हो जाएगा। तो ये हो गया कैश, ये हो गया इन्वेस्ट। फिर अगर आपने जो कॉन्ट्रैक्ट करा है उसके अंदर जो आपको मिलेगा, कैश नहीं मिलेगा, आपकी कंपनी के खुद के शेयर मिलेंगे। ऐसा होता है कई बार, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हम कर देते हैं कि हम उसको बोल देते कि उस कॉन्ट्रैक्ट की कंसिडरेशन हमारे ही शेयर मिलेंगे, बायबैक हो गया फॉर एग्जांपल। तो उस केस में यदि वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है या वो नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको ये देखना होगा कि भाई क्या उसका अमाउंट और नंबर ऑफ शेयर फिक्स है। अगर वो फिक्स है तो इक्विटी, अदरवाइज वो क्या है, डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट या फिर लाइबिलिटी भी हो सकता है, क्योंकि लाइबिलिटी में भी सेम कंडीशन गिवन है। और अगर वो नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको देखना है कि नंबर ऑफ शेयर जो है वो फिक्स है या नहीं है। अगर नंबर ऑफ शेयर फिक्स है तो इसका मतलब इक्विटी है, और अदरवाइज वो लाइबिलिटी है। जिन बच्चों को फीलर चाहिए हो, फीलर, कई बच्चे ना फील मांगते हैं कि सर ये तो चार्ट हो गया, फील भी दिलवाओ कि फील कैसे आ रही है आपको इक्विटी और लाइबिलिटी की। तो ध्यान से समझो, मान लो ये मेरे पास किताब पड़ी हुई है, अब ये जो मैं फाड़ूंगा तो नहीं, अब इसके ये जो पेजेस हैं, ये मान लो इक्विटी शेयर है, ठीक है, ये इक्विटी शेयर है। मैंने आपसे, चलो ऐसे समझते हैं, भाई मैंने आपको ये 3 किताबें बेची, मेरे पास ये 3 किताबें बची पड़ी हुई हैं, मैंने आपको ये 3 किताबें सेल करी, और आपने कहा कितने की, मैंने कहा 100 रुपए की एक है, 300 रुपए हो गए, 300 रुपए हो गए। तो बताओ आपका ऑब्लिगेशन हो गया, आपने मुझे 300 रुपए देने, हाँ सर हो गया। क्या आपके पास लाइबिलिटी है 300 रुपए की, हाँ है। तो इसका मतलब ये आपके लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, और मैंने आपसे पैसे लेने हैं तो मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट है। ठीक, इतनी बात समझ में आती है, हाँ जी आती है। अब क्या हुआ, मैंने आपको फोन करा कि सर भैया इसके पैसे दे दो, 300 रुपए लौटा दो मेरे को। तो आपने कहा 300 रुपए तो नहीं है हमारे पास, अभी हमारी आर्टिकलशिप शुरू नहीं हुई है। तो आप सर आप एक काम करो, हमारे पास एक कंपनी है
और 10 रुपए का एक शेयर है, अभी हमने स्टार्टअप खोला है क्योंकि आर्टिकलशिप शुरू नहीं, तो हमने स्टार्टअप खोल दिया, 10 रुपए का एक शेयर है, तो आप शेयर के रूप में बताओ कितने रुपए लोगे, तो कितने शेयर लोगे, तो मैंने कहा 300 है तो 30 शेयर तो मिनिमम लूंगा ही लूंगा, 10 रुपए का तुम्हारा एक शेयर है। तो मुझे आप एक बात बताओ, अगर आप मुझे 300 रुपए लौटाते, 10-10 के नोट देते, तो आप कितने नोट देते मुझे 10-10 के? सर हम आपको 30 नोट देते 10-10 के, 300 रुपए चुक जाते। तो आपने बस इन 30 नोट्स की बजाय क्या दे दिया, 30 शेयर्स दे दिया मेरे को, तो इसका मतलब आपने नोट को रिप्लेस कर दिया शेयर से, तो उससे इक्विटी थोड़ा ना हो जाएगा, आपने तो अपनी लाइबिलिटी ही चुकाई है ना। तो दैट इज वाई इफ द नंबर ऑफ शेयर्स आर वेरिएबल, तो वो क्या बन जाता है, आपका लाइबिलिटी बन जाता है। वहीं अगर दूसरा पकड़ते हैं स्टांस, मैंने आपको मैंने आपको पैसे दिए 300 रुपए और बदले में आपसे शेयर लिए, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने आपकी इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करी और आपने इक्विटी शेयर इशू करे, नंबर फिक्स हो गए आज के प्राइस के हिसाब से। लेकिन मैंने केस थ्री में क्या लिया कि मैंने आपको ये किताबें दी और बदले में आपसे शेयर ले लिए, 300 रुपए नहीं लिए, अब मैंने आपसे बदले में इक्विटी शेयर ले लिए, तो अभी भी तो मैं आपने इक्विटी शेयर इशू करे, बस पहले कंसिडरेशन में मैंने आपको 300 रुपए दिए थे, अब कंसिडरेशन में मैंने आपको ये बुक्स दी हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर थोड़ी ना है। पहले केस के अंदर मैंने आपको रुपए दिए थे, अब दूसरे केस के अंदर मैंने आपको बुक्स दिए और बदले में आपने मुझे शेयर दिए। तो कहने का मतलब है कि जब वो ट्रांजैक्शन हो रही है, अगर आप इक्विटी शेयर की ट्रांजैक्शन को बिल्कुल नॉर्मल माइंड लेमैन से के फॉर्म में सोचो, तो आपको ये समझ में आएगा कि यार इक्विटी का मतलब क्या हो गया। इक्विटी का मतलब हो गया कि हमने कंसिडरेशन ली और अपने शेयर दिए, तुरंत उसी प्राइस पे हमने अपने शेयर दे दिए। तो यहाँ पर भी तो यही हुआ, आपने कंसिडरेशन में किताबें ली और अपने शेयर दे दिए, क्योंकि आज ही नंबर ऑफ शेयर फिक्स हो गए, तो ये इक्विटी। दूसरे केस में क्या हुआ, आपने किताबें दी और कहा कि 300 रुपए दे देंगे, 3 महीने बाद मैंने आपको कॉल करा, लाओ 300 रुपए दो, आपने कहा 300 तो नहीं है, आज की वैल्यू पे शेयर ले जाओ। लेट्स से पहले 10 रुपए थी वैल्यू, आज 12 रुपए हो गई, तो अगर आज 12 रुपए होगी तो मैं आपसे कितने शेयर लूंगा, 25 शेयर लूंगा, मैं आपसे 25 शेयर लूंगा। तो नंबर ऑफ शेयर आर वेरिएबल ना। जब ये ट्रांजेक्शन हुई तो हमें नहीं पता था कि फ्यूचर में कितने शेयर चाहिए होंगे, क्योंकि हमें फ्यूचर की वैल्यू नहीं पता था। तो दैट इज वाई नंबर ऑफ शेयर्स आर वेरिएबल, और आप यूज कर रहे हो शेयर्स को एज ए करेंसी। आप ये समझो, आप 25 नोट दे रहे हो मुझे 12-12 रुपए वाले, तो आप एक तरीके से करेंसी की तरह यूज कर रहे हो शेयर को। दैट इज वाई हम फिक्स फॉर फिक्स टेस्ट को फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं एक पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में छोटी सी चीज है। पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं भाई साहब, कि भाई आपने जैसे आपके पास ना वो होगी म्यूचुअल फंड में, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी होगी तो आपको पता होगा कि आप तो चाहो तो तुरंत म्यूचुअल फंड की यूनिट सरेंडर करो और पैसे ले सकते हो। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड की जो, अब उसके तो दिक्कत हो गई भाई, म्यूचुअल फंड ने अपनी यूनिट करी, वो उसकी है, और जिसके पास यूनिट्स हैं वो कभी भी आके यूनिट्स लौटा के पैसे मांग सकता है। तो म्यूचुअल फंड तो सदा ही रात भर परेशानी में बैठा हुआ है कि भाई साहब पैसे देने पड़ सकते हैं, पैसे देने पड़ सकते हैं, बड़ी दिक्कत वाली बात है। अब म्यूचुअल फंड घबरा रहा है, तो इसलिए उसकी कोई इक्विटी तो बनी नहीं रही, उसकी सारी लाइबिलिटी बन रही है, क्योंकि ऑब्लिगेशन है, सामने वाले के पास राइट है पुट बैक करने का। पुट बैक का मतलब है कि मुंह पे मारे तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट और कहा पैसे लौटा दो आज के रेट के हिसाब से, तो दिक्कत है। तो इसलिए ये एक्सेप्शन डाली, ये क्या डाली, एक्सेप्शन डाली। अगर मैं मोर स्पेसिफिकली बताऊं तो पैरा 46A टू पैरा 46D है इन डेज 32 के अंदर, जिसके अंदर ये एक्सेप्शन डाली कि पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, ये होल्डर को राइट देते हैं कि आप पुट कर सकते हो इंस्ट्रूमेंट बैक, मतलब मुंह पे मार सकते हो, टू द इशूअर फॉर कैश, कैश के बदले या फिर अदर फाइनेंशियल एसेट के बदले, इज ऑटोमेटिकली पुट बैक टू द इशूअर ऑन द अकरेंस ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट और डेथ और रिटायरमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट होल्डर। आप कुछ भी बोल सकते हो भाई, डेथ के केस में या उसके पास राइट है, या फिर रिटायरमेंट के केस में, वो कुछ भी हो सकता है। ऑर्डिनरली इट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ बीइंग क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल लायबिलिटी। देखो लिखा हुआ है, आमतौर पर ये फाइनेंशियल लायबिलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है। अगर ये फाइनेंशियल लायबिलिटी बन गया तो म्यूचुअल फंड की बैलेंस शीट में इक्विटी आएगी ही नहीं। वेयर इट एंटाइटल्ड टू प्रोराटा शेयर ऑफ एंटिटी नेट एसेट्स, लेकिन अगर उसको प्रोराटा शेयर मिलता है, इसकी ना कुछ कंडीशन है इन पैराग्राफ के अंदर, वो आपके कोर्स में नहीं है। उस तो उन्होंने मुख्य बात लिख दी कि भाई साहब अगर उसको नेट एसेट्स मिलती, क्योंकि इक्विटी वालों को भी हमेशा क्या मिलती है, इक्विटी वालों को भी नेट एसेट से मिलती है। अगर आपने इक्विटी शेयर होल्डर का राइट के बारे में कभी सोचा हो, तो उस बेचारे को अंत में मिलता है सब कुछ, जो भी बचा कुचा होता है, वही कंडीशंस का सार है कि जो अंत में नेट एसेट बच जाएंगी वो आपको अगर मिल रही है तो वो इक्विटी। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपके लिए क्या रेलेवेंट है, कि पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यदि वो राइट देते हैं नेट एसेट्स का,
एट द एंड, या फिर सबॉर्डिनेट है, सबॉर्डिनेट मतलब लास्ट में पैसा मिलेगा, तो फिर वो इक्विटी है। अदरवाइज वो क्या है, अदरवाइज वो क्या है, वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी, अदरवाइज वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। फिर एक सुनो तो भाई देखो अकाउंटिंग की बात करता है। अब एक होती है फाइनेंशियल एसेट, आपने समझी, एक समझी आपने फाइनेंशियल लाइबिलिटी, और एक समझी इक्विटी। के अंदर हम कुछ भी नहीं करते, जो भी ट्रांजेक्शन हुई होती है जिस भी वैल्यू पे, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चलती रहती है। ये किस पे चलती रहती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चलती रहती है हमेशा। के अंदर आप कोई भी चीज, फाइनेंशियल लाइबिलिटी को आप हमेशा अमोर्टाइज कॉस्ट पे दिखाते हो। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन जिसके अंदर आप फेयर वैल्यू पे दिखाते हो, बट आपके कोर्स में वो नहीं है, तो हम उस पर नहीं जा रहे। फाइनेंशियल लाइबिलिटी ऑलवेज अमोर्टाइज कॉस्ट। अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब क्या है, ईआईआर मेथड। फाइनेंशियल एसेट के लिए ये तीन चीजें एप्लीकेबल होती हैं कि वो ओसीआई भी हो सकती हैं, वो अमोर्टाइज कॉस्ट भी हो सकती है, वो पीएनएल भी हो सकती है। कैसे होती हैं समझते हैं। भाई फाइनेंशियल एसेट को आप ना अपने दिमाग में फाइनेंशियल एसेट को दो पार्ट में क्लासिफाई करो। एक रखो क्या आपने या तो डेट में इन्वेस्टमेंट करी है, एक रखो या तो आपने इक्विटी में करी है, और एक समझ या फिर रख लो डेरिवेटिव। डेरिवेटिव तो ये समझ लो आंख बंद करके भाई हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाएगा। अगर आपने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करी है तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला कि क्या वो नॉन ट्रेड है, क्या ट्रेडिंग पर्पज से रखा है। अगर आपने ट्रेडिंग पर्पज से रखा है तो वो पीएनएल में जाएगा। अगर वो नॉन ट्रेडिंग पर्पज से रखा है, अगर वो नॉन ट्रेडिंग पर्पज से रखा है, या मैं काम करूंगी, थोड़ी जगह ना छोटी पड़ रही है, मैं पेज इंसर्ट कर लूँ क्या। हाँ सर कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, यहाँ ठीक है ना। तो आप ऐसा करो कि या तो वो फाइनेंशियल एसेट की बात करेगा, या फिर वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी की बात करेगा, या फिर वो बात करेगा। इन डेज 32 बोल रखा है भाई साहब, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रहेगा ये, इसके अंदर आपको कुछ नहीं छेड़ना। फाइनेंशियल लाइबिलिटी ऑलवेज अमोर्टाइज कॉस्ट होता है। फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्या होता है, अमोर्टाइज कॉस्ट होता है। फाइनेंशियल एसेट जो है वो डिपेंड करता है, आपको कैसे समझना है कि भाई साहब क्या आपने डेट में इन्वेस्टमेंट करी है, या आपने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करी है, या आपने डेरिवेटिव में इन्वेस्टमेंट करी है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट डेरिवेटिव में करी है तो ये हमेशा एफ होंगे। इसको क्या बोलते हैं, एफ वी, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करी है तो हम चेक करते हैं कि क्या ये ट्रेडिंग के लिए है। अगर ये ट्रेडिंग के लिए है तो ये भी क्या होता है, एफ वी एल। और अगर ये नॉन ट्रेडिंग है तो भी ये क्या होगा, होगा ये एफ वी टी पी एल ही। बट इसके पास ऑप्शन होता है कंपनी के पास कि वो इसको एफ वी टी ओ सी आई भी कर सकती है, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव भी कर सकती है। ये ऑप्शन इररिवोकेबल होता है, ये ऑप्शन इररिवोकेबल होता है, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, जो भी ओसीआई के अंदर फेयर वैल्यू का चेंज आता है वो कभी भी पीएनएल के अंदर नहीं जाता। इसलिए हम इसको प्यार से बोलते हैं कि ये नॉन रिसाइकल्ड होता है। क्या होता है, नॉन रिसाइकल्ड। इसका मतलब है जो भी फेयर वैल्यू का गेन लॉस आपका ओसीआई के अंदर पड़ा होता है वो कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर नहीं जाता। अब बारी आ जाती है डेट की। तो सर डेट के लिए क्या कहानी गढ़ रखी है, तो डेट के लिए वो बोलते हैं कि आपको चेक करनी होगी कुछ चीजें। एक होता है बिजनेस मॉडल टेस्ट, और एक होता है कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट। बिजनेस मॉडल टेस्ट कहता है कि भाई आपने किस पर्पज से होल्ड कर रखा है। या तो आपने होल्ड कर रखा है, आपने होल्ड कर रखा है फॉर कैश फ्लो, क्या आप उस इंस्ट्रूमेंट के सिर्फ कैश फ्लो को, सॉरी, आपने उसको होल्डिंग के पर्पज से होल्ड कर रखा है। होल्डिंग के पर्पज से मतलब आप उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखोगे, आपकी बेचने बेचने की कोई भी इंटेंशन नहीं है। नंबर दो, या फिर आपने उसको होल्ड करने के लिए भी रखा है फॉर लॉन्ग टर्म, प्लस अगर मौका मिला तो बेच भी देंगे, मौका मिला तो बेच भी देंगे। नंबर तीन जो है, आपने उसको बेचने की इंटेंशन से ही रखा हो।
तो इनमें से कौन सा टेस्ट पास होता है? फिर सीसीएफटी में हम चेक करते हैं कि जो आपके कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो हैं, क्या वो सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट है या नहीं। कि भाई साहब आपको सिर्फ पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, जो आपको कैश फ्लो के रिटर्न आ रहे हैं फाइनेंशियल एसेट पे, उसके अंदर क्या रिटर्न में होना चाहिए? सिर्फ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, यही दो चीजें आपको रिटर्न में आनी चाहिए। रिटर्न में मतलब जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है वैसे। अगर आपको इसके बाहर आ रहा है तो एसपीपीआई फेल हो जाता है, अगर इस यही आ रहा है तो आपका एसपीपीआई पास हो जाता है। हम कहते हैं कैश फ्लोज आर सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो अगर आप क्या करते हो उसके लिए, आप सबसे पहले चेक करते हो, ये मैं डेट के लिए बता रहा हूँ। आप डेट के लिए क्या करते हो, आप सबसे पहले कैश कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट लगाते हो कि क्या वो सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट है भी या नहीं। एसपीपीआई यस और नो। अगर एसपीपीआई नहीं है तो ये हो जाते हैं एफवीटीपीएल। क्या हो जाते हैं? एफवीटीपीएल। अगर एसपीपीआई है तो फिर आप चेक करते हो कि बिजनेस मॉडल का कौन सा केस यहाँ पे फॉल हो रहा है। अगर पहला केस होल्डिंग का फॉल हो रहा है कि हम सिर्फ होल्डिंग करना चाहते हैं, तो ये बच जाता है किसके अंदर? ये जाता है अमोर्टाइज कॉस्ट के अंदर। अगर दूसरा केस फुलफिल होता है कि हम होल्ड प्लस सेल दोनों करना चाहते हैं, तो ये जाता है एफ वी टी ओ सी आई के अंदर। और अगर ये तीसरा केस बनता है, तीसरा केस मतलब आपने सिर्फ सेल के लिए रखा हुआ है, तो ये जाता है एफ वी टीपीएल के अंदर जाता है, एफपीएल के अंदर जाता है। ये पूरी समरी है आपकी फाइनेंशियल एसेट की अकाउंटिंग। ठीक है। एफपीटी ओसीआई का मतलब क्या है कि जितने भी फेयर वैल्यू चेंजेस होंगे वो सब ओसीआई में जाएंगे। और बस ये याद रखना कि ये रिसाइकल्ड होता है। रिसाइकल्ड का मतलब क्या है कि आपने डेट में इन्वेस्टमेंट कर रखी है और एफपीटी ओसीआई पे दिखा रखा है, आपने फिर उसे बेच मारा बॉन्ड को। तो जब आपने बेचा, जितना भी फेयर वैल्यू गेन और लॉस आपका ओसीआई के अंदर पड़ा हुआ था, आप उसको पहले पीएनएल में लेके जाओगे, अपना प्रॉफिट बढ़ाओगे या घटाओगे गेन और लॉस के अकॉर्डिंग, फिर वो प्रॉफिट के थ्रू अपने आप रिटेन अर्निंग के अंदर चला जाएगा। नॉन रिसाइकल का मतलब क्या होता है? मान लो आपने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई थी और एफपीटी ओसीआई पे करके रखी हुई, अब आपने वो इन्वेस्टमेंट बेच मारी, तो जो भी गेन और लॉस था वो पीएनएल में नहीं जाएगा, वो सीधा रिटेन अर्निंग के अंदर चला जाएगा। सिंपल सा इतना मतलब होता है रिसाइकलिंग और नॉन रिसाइकलिंग। आओ जरा एक बार पढ़ भी लेते हैं। तो वो कहते हैं कि आप ओसीआई में कब दिखाते हो? आप ओसीआई में दिखाते हो ऑब्जेक्टिव जब है आपके बोथ कल आर बोथ कल के आप कलेक्ट करना चाहते हो कैश फ्लो और सेल भी करना चाहते हो, दोनों है एंड है, तो ये ओसीआई बनता है। और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो आर सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। अमोटा इसकोस कब जाता है? ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? डज नॉट इंक्लूड कलेक्शन ऑफ कैश फ्लो बाय, if the objective of holding financial asset does not include collection by selling, okay, by selling of financial asset नहीं होना चाहिए, तो वो अमोर्टाइज कॉस्ट होता है। उन्होंने बेसिकली रेजिडुअल बना के आपको बता रखा है, बट आप वो भी फंडा लगा सकते हो जो मैंने आपको बताया। और फाइनेंशियल एसेट इज नॉट क्लासिफाइड एज अमोर्टाइज कॉस्ट और एफपीटीओसी है, तो उसको कहाँ डाल देते हो? एफपीटीएल। तो हमने सारी चीजें कवर कर दी। आप ये चार्ट से करोगे आपको ज्यादा क्लैरिटी रहेगी, कभी फंसोगे नहीं। फिर उसके बाद 107 डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड है, इसके अंदर ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन आते हैं सवालों के ऊपर। अच्छा, एक चर्चा जो मैंने आपके साथ नहीं करी अभी तक, वो भी हम कर लेते हैं। हमने देखा कि इंड एएस 32 बात करता है फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी। वो साथ में ही बात करता है कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर लाइबिलिटी भी हो और इक्विटी हो, तो उसको आप क्या बोलते होते हो? कंपाउंड फाइनेंस। कंपाउंड फाइनेंस में आप क्या लगाते हो? इसके अंदर आप स्प्लिट अकाउंटिंग लगाते हो। क्या लगाते हो? स्प्लिट अकाउंटिंग। स्प्लिट अकाउंटिंग का मतलब है कि आप लाइबिलिटी कंपोनेंट को अलग कर देते हो, स्प्लिट कर देते हो, और बैलेंस जो रेजिडुअल आपका बच गया, वो क्या बच गया? वो इक्विटी बच गया। ये आपको करना होता है, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। आओ जरा। वो कहता है जी लिमिटेड ने इशू करे हैं 6% डिवेंचर, टोटल कितने के इशू करे हैं? 10 लाख रुपए के। कब करे हैं? 1 अप्रैल 2017 को, और 31 मार्च 2022 को रिपेबल है, यानी कि 5 ईयर्स के लिए उन्होंने इशू करे हैं। डिबेंचर होल्डर के पास राइट है कि वो इक्विटी शेयर रिसीव कर सकते हैं, फेस वैल्यू ऑफ 4 लाख, मतलब नंबर ऑफ शेयर फिक्स हो गए। नंबर ऑफ शेयर क्या हो गए? इक्विटी शेयर फेस वैल्यू 4 लाख, तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर आर फिक्स एज एन ऑल्टरनेटिव टू रीपेमेंट ऑफ कैश। तो मुझे जरा एक बात बताओ, जी लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो,
ये है जी लिमिटेड और ये है वो सारे शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर जिनके पास ये पड़ा है। वो कह रहे हैं कि ये हमारी मर्जी है, हमारी मर्जी है कि या तो हम कैश ले सकते हैं या हम कन्वर्ट करा सकते हैं। तो जी लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि अगर इन्होंने कैश मांग लिया तो क्या ये मना कर पाएगा? नहीं मना कर पाएगा। तो इसका मतलब जी लिमिटेड के पास लाइबिलिटी है। और दूसरी चीज, उसने अगर इन्होंने इक्विटी मान लिया तो फिक्स नंबर ऑफ शेयर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब इक्विटी भी है। तो लाइबिलिटी और इक्विटी दोनों है, तो ये क्या बन गया? ये जी लिमिटेड के लिए बन गया कंपाउंड फाइनेंशियल। क्या बन गया? कंपाउंड फाइनेंशियल। हमेशा याद रखना, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हमेशा होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, जिसने इन्वेस्टमेंट करी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा, हमेशा ईश्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। सॉरी, होल्डर में बोल गया, हमेशा ईश्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, जो इशू कर रहा है। जो होल्ड करता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कंपाउंड फाइनेंस की डेफिनेशन ही गिवन नहीं है। तो आप गलती से भी इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कंपाउंड फाइनेंशियल मत लगा देना। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बनेगा इन्वेस्टमेंट इन डेट, बट वो आपकी चर्चा का पार्ट नहीं है, तो हम इसलिए उस पर नहीं जा रहे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जी लिमिटेड के लिए क्या बन गया? कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? उसको लाइबिलिटी कंपोनेंट अलग करना पड़ेगा और इक्विटी कंपोनेंट को अलग करना पड़ेगा। जरा आओ देखिए, इसके लिए लाइबिलिटी कंपोनेंट क्या होगा, दिमाग लगा के सोचो। जी लिमिटेड के लिए लाइबिलिटी क्या है? जो उसको पे करनी है, जो वो अवॉइड नहीं कर सकता, अनअवॉइडेबल कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। तो 10 लाख रुपए का डिबेंचर है, 6% ब्याज देना ही देना है, और अगर इन्होंने पैसे मांग लिए 10 लाख रुपए तो वो भी देने हैं। तो इसका मतलब इसके लिए लाइबिलिटी क्या होगी? 10 लाख रुपए का प्रिंसिपल प्लस 10 लाख पे 6% ब्याज। कितना हो गया? 10 लाख का 6% हो गया 60,000 प्लस 60,000 का हर साल का ब्याज। तो ये फ्यूचर में खड़े होंगे, आपको इसकी प्रेजेंट वैल्यू करनी पड़ेगी। वो कहता है द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? 10%। 10% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है कि अगर आप डिबेंचर इशू करते इतने रुपए के इसी टर्म पे विदाउट कन्वर्जन, तो आपको 10% का रेट पे करना पड़ता। आप कम क्यों पे कर रहे हो? क्योंकि आप एक ऑप्शन दे रहे हो ना, ऑल्टरनेट टू रीपेमेंट का एक ऑप्शन दे रहे हो, इसलिए आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर रखा है। लिमिटेड कह रहा है ना कि भाई तुम्हें मैं इक्विटी शेयर लेने का ऑप्शन दे रहा हूँ, तो मैं ब्याज तो कम दूंगा ही ना, तो इसलिए 6% है। तो कहता है कि अगर आप सेम टर्म पे इशू करते तो आपको 10% पे इशू करना पड़ता। तो हम कहते हैं कि अगर हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू कर दे 10% पे विदाउट कन्वर्जन, तो हमें पता चल जाएगा कि हम कितने के डिबेंचर इशू करते तो हमारा काम हो जाता। हम 60,000 का ब्याज देते 10% के हिसाब से और प्रिंसिपल देते 10 लाख के हिसाब से, तो हमारा लाइबिलिटी निकल करके आ जाएगा। तो देखो कैश फ्लो 60 60 60 60 एंड में 10 60, और ये प्रेजेंट वैल्यू किस रेट पे कर रखी है? 10% पे कर रखी है। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू करी कितनी आ गई? 848,369। तो हमने कहा कि हमने 10 लाख रुपए के इशू करे, लेकिन अगर सेम टर्म पे इशू करते 10% के हिसाब से, तो 8,48,369 की लाइबिलिटी ही इशू करती। जो भी आपने एक्स्ट्रा दे दिया 151,631, वो क्यों दे दिया? क्योंकि उनके पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है इक्विटी का। तो ये क्या वैल्यू आ गई? ये आ गई इक्विटी की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई? इक्विटी। अब आप एंट्री पता है क्या डालोगे? आप एंट्री डालोगे बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपए से टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी कितने रुपए से? 8,48,369 और टू इक्विटी 1,51,031। क्या आप एंट्री डालोगे किसकी किताबों में? जी लिमिटेड की किताबों में। मैं याद रखना, मैं इन शेयर होल्डर की किताबों की एंट्री नहीं आपको बता रहा। फिर उसके बाद क्योंकि लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट आएगा। आपको इसका क्या बनाना पड़ता है? इसका अमोर्टाइजेशन टेबल बनाना पड़ता है हर साल का। कैसे बनाते हैं अमोर्टाइजेशन टेबल? ईयर 1 या ईयर 0, ओपनिंग कितना है? 8। कैसे कर लो, चलो ईयर 1 ओपनिंग कितना है? 848,369। फिर इस पे इंटरेस्ट कितना लगेगा? एट 10%। 848,369 का 10% हो गया 848,36, 848,37 कर देते हैं। और पेमेंट आपने कितनी कर दी? 60,000 की आपने पेमेंट कर दी होगी, ब्याज की पेमेंट कर दी होगी ना। तो कि कितने की लाइबिलिटी आई? 848,369 प्लस 10% माइनस 60,000। लाइबिलिटी आएगी सेकेंड ईयर की 873,206। फिर इस पे 10% निकालोगे और यहाँ पे फिर से 60,000 लिखोगे, और अंत में ये टेबल 0 हो जाएगा आपका। इसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन टेबल। आप ये बनाओगे इसके लिए।
तो देखो पहले साल की फाइनेंस कॉस्ट कितनी आ गई 848 837 848 837। अगर कोई पूछे इसकी एंट्री बता दो 848 837 की, तो आप एंट्री क्या करते हो, आप अपनी फाइनेंस कॉस्ट बुक करते हो, यानी कि इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस लिख दो 848 37 टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी 848 37। फिर 60,000 की पेमेंट की एंट्री क्या करते हो, 60,000 की पेमेंट की एंट्री आप करोगे, यहाँ पे कर दूं मैं, हाँ सर कर दो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एंट्री करोगे फाइनेंशियल लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट 1000 से टू बैंक 60,000। ठीक है, ये क्या कर रखा है, अच्छा ये कन्वर्ट, वो कहना है कि जब कन्वर्जन हो जाएगा शेयर का तो क्या एंट्री होगी, तो ऑब्वियसली आपकी ये लाइबिलिटी बढ़ती 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 10,60,000 तक पहुंच जाएगी, 10 लाख तक पहुंच जाएगी सॉरी, क्योंकि 60,000 तो आपने खींच दी, पेमेंट कर दी होगी ना, ये वाले 60,000 तो लास्ट वाले भी आप पे कर दोगे, तो 10 लाख तक पहुंच जाएगी। फिर डिबेंचर को हटा के आप शेयर्स दे दोगे जो शेयर मांगेंगे, कैश दे दोगे उनको जो कैश मांगेंगे, और बैलेंस कहाँ चला जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम के अंदर चला जाएगा। सिंपल, इतनी सी बात ध्यान रखनी है। एक्स लिमिटेड ग्रांट करता है अ लोन टू वाई लिमिटेड अमाउंटिंग टू ₹40 लाख, जो रीपेबल होना है 2 ईयर्स में एट 46 लाख रुपीज। तो बेसिकली बात क्या है कि एक्स ने पैसे दिए हैं वाई को 40 लाख रुपए, और वाई 2 सालों के बाद इसको कितने देगा, 46 लाख रुपए। सिंपल सी बात है, कहता है कुछ बदलाव हो गया, अब वो कितने देगा, 44 लाख रुपए देगा। EIR कितना है, 6% है। प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी, 2 लाख रुपए। तो हमेशा ध्यान रखना, जो भी अमोर्टाइज कॉस्ट, मैंने आपको ज्ञान पेला ना इतना ज्यादा अमोर्टाइज कॉस्ट का, अमोर्टाइज कॉस्ट के अंदर आप क्या करते हो, आप EIR निकालते हो। EIR का मतलब क्या होता है, IRR। IRR का नेचर ये होता है कि वो जो प्रोसेसिंग फीस है ना आपकी, वो अपने आप में एडजस्ट करवा देगा, तो जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है उसको अपने आप में एडजस्ट करा देगा। तो आप कहते हो कि हमने प्रोसेसिंग कॉस्ट को कॉस्ट के अंदर ऐड कर दिया, क्योंकि आपने अपना रेट बढ़ा देते। ठीक है, अगर आप मैथमेटिकली IRR को जानते हो कि वो प्रेजेंट वैल्यू कैसे वर्क करता है, तो आप समझ पा रहे होगे कि प्रोसेसिंग कॉस्ट को हम ऐड कर देते हैं। हम बेसिकली IRR कैसे निकालते हैं, FV, सॉरी, हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन, ये बोलते हैं। अब 10 लाख रुपए आए क्योंकि रेस करा, और सॉरी कितने रुपए रेस करेंगे, 40 लाख रुपए वाई के हिसाब से अगर मैं बोलूं, या चलो एक्स के हिसाब से अगर मैं बोलूं, तो 40 लाख रुपए दिए और 2 लाख रुपए की प्रोसेसिंग कॉस्ट भी देनी पड़ गई, तो एक्स ने टोटल कितने दिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना हो गया, 42 लाख हो गया ना, एक तो 40 भी दिए और 2 भी दिए, तो कैश आउटफ्लो कितना हो गया, 42 लाख हो गया। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आपको निकालनी पड़ती है रेट को अज्यूम कर करके, जिस जो आपका जो भी रेट से ये मैच होती है वैल्यू, वो क्या बन जाता है, आपका EIR बन जाता है। तो इसका मतलब आप 42 लाख ले रहे हो, 42 लाख का मतलब क्या हो गया, आप 2 लाख रुपए की प्रोसेसिंग फीस को भी अपनी फाइनेंशियल एसेट के अंदर ऐड कर रहे हो। तो पहला सवाल उसका यही है कि आप प्रोसेसिंग फीस का क्या करोगे, तो प्रोसेसिंग फीस को P&L के अंदर नहीं डालना, कहाँ डालना है, उसके अंदर ऐड कर देना है, तो कैरिंग वैल्यू के अंदर। तो 42 लाख रुपीज आपका ये हो जाएगा। पहले साल का इंटरेस्ट कितना निकलेगा, तो जो भी EIR से आपकी वैल्यू निकलती है वो निकलेगी कितनी, 42 लाख ही तो निकलेगी भाई, जो भी आपकी वैल्यू निकलेगी वो यही इसी के बराबर तो निकलेगी 42 लाख के। तो 42 लाख का कितना परसेंट लोगे, 6% लोगे, क्योंकि EIR उसने आपको निकाल के दे दिया। वो कह रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो किसके कौन से रेट पे बराबर हुए, 6% पे आके बराबर हो गए, तो हमने 6% से ही ब्याज लेना है 6% के हिसाब से। तो 42 इंटू 6% हो गया 2.52 का आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया, जो आप इनकम बुक करके चलोगे। एंट्रियां बताओ क्या क्या डालोगे, आप एंट्री डालोगे इंटरेस्ट इनकम की, अगर मैं एंट्री बोलूं तो आप क्या डालोगे, आप डालोगे फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट 2.52 टू इंटरेस्ट इनकम 2.52। कोई उसने कैश रिसिप्ट आपको बोली नहीं है, तो मुझे बताओ फाइनेंशियल एसेट की वैल्यू कितनी आ रही होगी, 42 प्लस 2.52, तो ये हो जाएगा 44.52। क्या आ जाएगा, 44.52 की वैल्यू आ रही होगी। लेकिन अब आपको कितने रुपए मिलने वाले हैं, 44 लाख रुपए, वो भी 2 सालों के बाद मिलने वाले हैं, सॉरी 1 साल के बाद मिलने वाले हैं।
तो आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू करके आज ही निकालो कि 44 लाख के अगर आज ही मिलेंगे तो कितने मिलेंगे 6% के हिसाब से, तो वो निकल करके आता है 41.51। अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे 44 डिवाइड बाय 1.06 की पावर 1, तो ये होता है 41.51 की वैल्यू निकल कर आपके पास एसेट कितने की आ रही है 44.52 की, और आपको एक्चुअली में आज कितने मिलने हैं 41.51। आपको कम कितने मिलने हैं 44.52 माइनस 41.51, आपको 3.01 कम मिलने हैं, कम पैसे मिलने हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इम्पेयरमेंट हो गया फाइनेंशियल एसेट का। ये इम्पेयरमेंट किस स्टैंडर्ड में होता है, अंडर इंड एएस 109 में होता है। ये 109 का इम्पेयरमेंट है। तो यहाँ पे भी देखो ये लिखा है कि 3.01 का आप इम्पेयरमेंट बुक करोगे, यहाँ 36 लिखा है लेकिन 109 में होता है इम्पेयरमेंट, 36 में नहीं होता है। ठीक है साहब। फिर उसके बाद जब आप इम्पेयरमेंट बुक कर दोगे तो जो आपकी वैल्यू है 41 पॉइंट किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर वो डाल दोगे कैरिंग अमाउंट, और ये फिर 44 लाख आपको रीपे हो जाएगा। टू के अंदर कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं। केस नंबर 1 पे आते हैं। ड्यू लिमिटेड इशू करता है 2000 कन्वर्टेबल बॉन्ड एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 1। The bond have 3-year term and are issued at par with the face value of 1000 per bond। तो उसने 2000 कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू करे हैं, 3 साल की टर्म है, इशू करे हैं एट पार, फेस वैल्यू 1000 पर बॉन्ड। टोटल प्रोसीड आ गई आपके पास 20 लाख। इंटरेस्ट आपको एनुअली देना है नॉमिनल 6% के हिसाब से। हर एक बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा मेच्योरिटी पे 25,000 ऑर्डिनरी शेयर में 10 रुपए वाले। जब बॉन्ड इशू करे थे तो प्रिवेलिंग मार्केट रेट विदाउट कन्वर्जन कितना था, 9% था। डिबेंचर होल्डर इलेक्टेड टू कन्वर्ट द बॉन्ड इनटू इक्विटी शेयर एट मैच्योरिटी। आपको जनरल एंट्री पास करके दिखानी है। तो देखो जरा भाई, उन्होंने इलेक्ट करा है कन्वर्ट करने के लिए, उनके पास अधिकार है। उनके पास अधिकार का मतलब है कि अगर वो अधिकार नहीं लेते तो आपको प्रिंसिपल भी देना पड़ता और इंटरेस्ट भी देना पड़ता। तो इसका मतलब ये क्या हो गई, आपके लिए लाइबिलिटी हो गई, प्लस जो आप इक्विटी दे रहे हो कन्वर्जन का वो क्या हो गया, इक्विटी हो गया। तो ये मिलके क्या हो गया, कंपाउंड फाइनेंशियल। इसी के आने की संभावनाएं ज्यादा है आपके पेपर में, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो आप क्या करोगे, लाइबिलिटी की वैल्यू निकालोगे किस रेट को यूज करके, उस रेट को यूज करके कि अगर कन्वर्जन ऑप्शन ना देते तो क्या रेट होता, जो कि है 9%। तो हमने कहा क्या क्या आपको देना है, आपको 20 लाख पे 6% के हिसाब से 6 दूनी 12, 1,20,000 का 3 सालों तक ब्याज देना है, फिर 20 लाख का प्रिंसिपल देना है। 9% पे इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली तो आ गई 18,48,120। तो अगर आप इतने की भी लाइबिलिटी के बॉन्ड इशू करते 9% के हिसाब से तो आपके सेम कैश फ्लोज आते, लेकिन आपने कितने के करे 20 लाख रुपए के। तो इसका मतलब आपने एक्स्ट्रा पैसे दिए कितने, 151,878 के। वो क्या है आपका इक्विटी कंपोनेंट है। एंट्री क्या करोगे, एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी कंपोनेंट टू इक्विटी। एक बनाओगे क्या, अमोर्टाइजेशन टेबल, इसका नाम है अमोर्टाइजेशन टेबल। देखो जी, ओपनिंग में डाला कुछ नहीं 1848, फिर ये 1848 पे आपने इंटरेस्ट चार्ज करा होगा 9% पे। 166 कैसे आया पता है आपको, 1848 122 का 6%, सॉरी 9% है ना, मैंने 6 लगा दिया सॉरी। 1848 122 का 9%, 166 331 का आया ये। 1848 122 का 9%, 166 331। और ये आपने एक पेमेंट कर दी इंटरेस्ट की, और आपकी नेट लाइबिलिटी कितने की आ गई ये पता नहीं उन्होंने कैसे बना रखा है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। तो आप सिंपल यहाँ पे ये वाला कॉलम यहाँ पे, ये वाला कॉलम ना यहाँ ले आओ, पता नहीं क्या कर रखा है। 18,48,122 ये कॉलम हटा दो, और इसके अंदर प्लस करो ये वाला कॉलम, माइनस कर दो, सॉरी इसके अंदर माइनस कर दो ये वाला कॉलम और प्लस कर दो, क्योंकि इंटरेस्ट से लाइबिलिटी बढ़ेगी और पेमेंट से लाइबिलिटी कम होगी। आपका क्लोजिंग इतना आ जाएगा 18,48,000 1848 122 माइनस 1,20,000 प्लस 166,331। तो ये आ गया 18,94,453। फिर यहाँ पे लिखो 18,94,453 और इसका 9% कर दो इंटू 9%, ये हो गया 170। माइनस कर दो 1,20,000 प्लस 18,94,453, तो ये हो गया 90,44,954। फिर यहाँ लिख दो 19,44,954 और इसका 9% कर दो, तो ये हो गया 175 और ये नेट में आ जाएगा आपका 20 लाख। क्लोजिंग आ जाएगा आपका 20 लाख रुपए।
फिर पहली एंट्री क्या डालोगे, अब इन्होंने जो एंट्री कर रखी ना, हो सकता है आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ, आप सिंपल लॉजिक लगाओ, मैं कर देता हूँ इस क्वेश्चन है ना एंट्री, आप कुछ मत करो भाई। ब्याज की एंट्री क्या होती है, पहली एंट्री तो सेम होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 20 लाख रुपीज से टू लाइबिलिटी कंपोनेंट कितना है 18, 48, 122 और टू इक्विटी कंपोनेंट है 151, 878। सेकेंड, इंटरेस्ट की एंट्री बताओ, लाइबिलिटी ले रखी है तो इंटरेस्ट पे करोगे तो खर्चा हो जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, सिंपल। अब मैं यहाँ पे ना ईयर वाइज कर रहा हूँ, पहला ईयर, दूसरा ईयर और ये तीसरा ईयर। तो बताओ जी, इंटरेस्ट आपका कितना कितना आया, 166,331 पहले साल का इंटरेस्ट था, 166,331 अगले साल का था 170,501, अगले साल का था 170,501 और थर्ड ईयर का था 175,046 फिर उसके बाद तीसरी एंट्री करोगे पेमेंट की। बताओ लाइबिलिटी को पेमेंट करते हैं तो क्या करते हैं, कभी पेमेंट करी है आपने लाइबिलिटी की, तो लाइबिलिटी टू बैंक, पहले साल की एंट्री में यहाँ पे भी पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। पहली साल पेमेंट कितनी करोगे, पहले साल सर 1,20, 1,20 और 1,20, 1,20,000, अगले साल भी 1,20,000 और अगले साल भी 1,20,000। सर लाइबिलिटी का अकाउंट भी बना दो फटाफट, 3 साल ही तो हैं, हमें समझ आ जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, कह रहे हो तो बना देते हैं। तो बाय बैंक कितनी आई थी लाइबिलिटी, 18, 48, 122 बाय इंटरेस्ट, पहले साल का इंटरेस्ट लगा 160,30 और आपने पेमेंट करती होगी टू बैंक, पेमेंट 1,20,000। फिर आपका ये बच गया टू बैलेंस और यही बच गया होगा बाय बैलेंस शीट। और फिर आपने इंटरेस्ट दिया होगा, बैलेंस पता है कितना बचा होगा, बैलेंस बचा होगा 1894,450, 1894,450, 1894,450 और ब्याज आ गया 170,501, 170,501 और टू बैंक 1,20,000 टू बैलेंस शीट कितना हो गया 1944 950, 1944 954, 1944 954 बाय बैलेंस, फिर दोबारा से ब्याज लगा बाय इंटरेस्ट, लास्ट इंटरेस्ट कितना लगा आपका 175,000 टू आपने बैंक कर दिया 1,00,000। क्लोजिंग बैलेंस आपके पास बच गया होगा 20 लाख, लाइबिलिटी आपके पास क्लोजिंग बैलेंस, इनकी एंट्रियों से भी यही बचेगा। फिर उसके बाद उन्होंने ये क्या कर रखा, तो ये अगला क्वेश्चन हो गया, हाँ ये केस सिनेरियो। फिर उसके बाद 20 लाख की लाइबिलिटी उड़ा दी और इक्विटी कंपोनेंट हटा दिया, कहाँ डाल दिया, सारा का सारा इक्विटी शेयर दे दिए और बैलेंस कहाँ डाल दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर डाल दिया। हिल लिमिटेड इशू करता है 4 ईयर 2002% रिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर 1,000 एट पार टू पेरेंट्स, टू पेरेंट को इशू करता है माउंटेन। तो हिल क्या है, सब्सिडरी है, माउंट क्या है, उसकी पेरेंट है। मार्केट रेट कितना है, 12% का है, आपको जनरल एंट्री करनी है। अब वो कह रहा है कि भाई मार्केट रेट था 12% का, हमने आपको दिया है 2% पे, क्यों इतनी रियायत क्यों, क्योंकि आप हमारी क्या हो, सब्सिडरी। तो 10% की रियायत क्यों मिली है, क्योंकि हिल लिमिटेड क्या है, सब्सिडरी। सब्सिडरी के अंदर आप क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो। तो इस 10% की जो वैल्यू होगी उससे आप क्या दिखाओगे, उससे आप इन्वेस्टमेंट दिखाओगे, जो भी इस 10% की वैल्यू होगी। ये आप कैसे निकालोगे, जो भी अमाउंट आपने पे करना है, अगर वो 12% पे आप प्रेजेंट वैल्यू करो तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा कि आज कितना अमाउंट होना चाहिए था। तो भाई साहब आपने 1,000 के हिसाब से पर वैल्यू, तो 20 लाख रुपए के आपने इशू करे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, और क्या कहते हैं, पेरेंट को 1 अप्रैल 18 को। तो और जिसपे आपको 2% का ब्याज भी देना है, तो 20 लाख रुपए का 2% बताओ जरा कितना होता है,
40,000, तो 40,000 रुपए का ब्याज बोल रहा हूँ, सॉरी, डिविडेंड देना है, और 4 सालों में, और एंड में आपको 20 लाख रुपए का प्रिंसिपल देना है। इसकी प्रेजेंट वैल्यू करी 12% पे, तो हमने निकाला, ये कोई लाइबिलिटी वाइबिलिटी, हमने निकाला कि भाई साहब आपने 13,92,530 रुपीज, 13,92,530 का क्या करा है, इतने की फेयर वैल्यू ऑफ लोन, ये है फेयर वैल्यू ऑफ लोन, गलत लिखा हुआ है, लाइबिलिटी इक्विटी कंपोनेंट, फेयर वैल्यू ऑफ लोन कितना हो गया 13,92,530। आपने कितने रुपए दिए भाई, आपको देने कितने चाहिए थे, इस अगर मैं देसी शब्दों में समझाऊं तो देने चाहिए थे 13,92,530, एक्चुअल दिए 20 लाख, ये क्या आ गया, एक्स्ट्रा दिए। अब जैसे कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आप निकाल रहे थे कि एक्स्ट्रा दिए, तो क्यों दिए, क्योंकि इक्विटी है, यहां पर भी तो निकालोगे कि एक्स्ट्रा क्यों दिए, एक्स्ट्रा इसलिए दिए क्योंकि आप हमारी क्या हो, सब्सिडरी, ये 10% की वैल्यू निकल करके आई, क्योंकि आप हमारी क्या हो, सब्सिडरी। ये सब्सिडरी में क्या हो गई, ये सब्सिडरी में हो गई इन्वेस्टमेंट, ये क्या होगी सब्सिडरी के अंदर, इन्वेस्टमेंट। ये सेम उन्होंने अमोर्टाइजेशन टेबल बनाया है, आप सिंपल से इस कॉलम को यहाँ लेकर आना, उस पर ब्याज लगाना, फिर रिसिप्ट का लेकर आना कॉलम, ये कॉलम बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। एंट्री क्या करोगे, आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट, अच्छा इन्वेस्टमेंट की एंट्री करनी पड़ेगी ना, तो पेज इंसर्ट कर ले क्या, क्या चलो नीचे जगह होगी ना, यहाँ कर देते हैं। आप एंट्री करोगे फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से आ रहा था आपका कंपोनेंट, 13,92,530, इन्वेस्टमेंट इन हिल डेबिट, ये कितने से आएगा, 6,07,470, टू बैंक, पैसे कितने दिए, पैसे दिए 20 लाख रुपए। फिर सेम जैसे आपने ऊपर एक्सपेंस बुक करे थे ना, यहाँ पे आपने देखो एक्सपेंस बुक करे थे, कहाँ गए, यहाँ पे आपने एक्सपेंस बुक करे थे ना इंटरेस्ट के, यहाँ पे इनकम बुक कर लो। दूसरी एंट्री आप क्या करोगे, फाइनेंशियल एसेट टू इंटरेस्ट इनकम, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, तो पहले साल की कितनी आएगी 167,104, दूसरे साल की कितनी आएगी 182,356, तीसरे साल की कितनी आएगी 199,439, और चौथे साल की कितनी आएगी 218,570, 218,571। फिर तीसरी एंट्री क्या करोगे, पैसे रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल एसेट, कितने कितने रुपए मिलेंगे 40, 40, 40, और एंड में 20, 40, 40, 40, और यहाँ पे मिलेंगे 20,40,000, 20,40,000। सर एक बार वो भी बना दो ना, इन्वेस्टमेंट वाला अकाउंट, हाँ लो, फिक्स एसेट, सॉरी फाइनेंशियल एसेट अकाउंट, तो आप कहोगे टू बैंक, कितनी वैल्यू आई थी 13,92,530, टू इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम आएगी 167,104, बाय बैंक 40,000, बैलेंस सीडी कितना बचा, टेबल से देख लेते, बैलेंस सीडी बचेगा 15,19,634, ओपनिंग बैलेंस आ गया 15,19,634, फिर टू इंटरेस्ट इनकम कितनी 182,350, और यहाँ पे ये है टू बैलेंस, यहाँ पे ये है बाय बैलेंस, बाय बैंक 40,000, बाय बैलेंस कितना बैलेंस बचेगा 16,61,990,
361 990, ये फिर से हो गया 2 बैलेंस, और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटरेस्ट, कितना 182 के बाद 199439, 199439, और यहाँ पे आ जाएगा आपका बाय बैंक 40,000, बाय बैलेंस, कितना बैलेंस शीट बचा आपका 18 21 429, 18 429, 2 बैलेंस, फिर 2 इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना आएगा, आ गया 218 571, 218 571, और बाय बैंक कितना हो जाएगा 20,40,000, और क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। बस दिस इज हाउ यू डू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एमसीक्यू वगैरह मुझे लगता है आप कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने लगभग सारे क्वेश्चन करके ही देख लिए। इसके बाद आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में है नहीं, आपके मटेरियल में। वैसे तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भाई बहुत बड़ा है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट करने में ही आप आ जाती है, इतना बड़ा है ये टॉपिक। लेकिन आपके पास छोटा सा पोर्शन है, तो हमने वो छोटा सा पोर्शन फटाफट लगभग मेरे ख्याल 1 घंटे से कम में भी निपटा दिया। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज कमेंट करिए, सजेशन दीजिए आपको कौन सा टॉपिक CFR सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो। बाय, टाटा, टेक केयर, बाय।